आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर। आज जो हमारा नाटक चल रहा है, आगरा बाजार, जिसके लेखक हबीब तनवीर है, उसका पार्ट 3 लेकर प्रस्तुत हुई है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर देख सकते हैं। नाटक की प्लेलिस्ट है, यूनिट 8 यूजीसी नेट जेआरएफ नाटक करके बनी हुई है। आप वहां पर मिल देख सकते हैं। ऐसे ही उपन्यास की प्लेलिस्ट बनी है, कहानी की बनी हुई है, अन्य गद्य की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ऐसे ही आपको कविताओं की मिल जाएगी। इसमें सारी सीरीज चल रही है, क्रम वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। आप जाके इसका लाभ उठा सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर भी आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसमें 23 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। ही हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रश्नोत्तरी जो मॉडल टेस्ट सीरीज है, वो भी मैंने करवाई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर बहुत बच्चों को चाहिए होते हैं, वो वाली भी प्लेलिस्ट मैंने करवाई है। उसमें 4 से 5 मैंने क्वेश्चन पेपर करवाए हुए हैं अब तक। वो आप पिछले ईयर्स के लास्ट रिसेंटली वाले वो देख सकते हैं। रिसेंटली क्वेश्चन पेपर हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। आपको पता ही है हमारे चैनल पर हिंदी की तैयारी करवाई जाती है, तो आप हिंदी से रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं। सारी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। हाँ, और इसी तरह से अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हम्म। हाँ, आप ये खा लीजिए वो। यस। सॉरी बच्चों, बेटी आ जाती है, वो डिस्टर्ब कर देती है, तो कोई नहीं। यस। तो नाटक आगरा बाजार पार्ट 3 लेखक हबी तनवीर को आगे बढ़ाते हुए हम वीडियो की तरफ आते हैं। यस। तो जैसे ही हमने इसमें देखा था, ये नाटक आगरा बाजार 1954 में आपको पता है प्रकाशित हुआ था। जामिया मिलिया इस्लामिया में इस खुले मंच पर खेला गया नाटक है। आपको पता होना चाहिए कैसे मंच पर, खुले मंच पर खेला गया है। वहाँ के कुछ अध्यापक कुछ विद्यार्थियों को लेकर हबीब तनवीर ने इसे खेला था। नज़ीर अकबराबादी की कुछ गजलों को, यहाँ शेरों को इन्होंने रखा हुआ है इस नाटक में। याद रखिए, नज़ीर अकबराबादी इस नाटक में पात्र के रूप में नहीं आए, लेकिन उनकी गजलें इस नाटक में आई हैं, केंद्र में इनकी गजलें हैं। याद रखिए, इनका कलाम है, क्या है, कलाम को लिया गया है, इनके कलाम को लिया गया है। ये सारी बात याद रखना है। इसमें इस अंक में इसमें जो अंक है वो 2 ही हैं। कितने हैं? सिर्फ 2 अंक है। कई इसमें वाला, पतंग वाला, बर्फ वाला, ऐसे ही सिपाही, दरोगा जो है, दरोगा मिल जाएगा। कई इसमें आपको पात्र मिलेंगे, जो मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताए हुए हैं, और अब पार्ट 3 चल रहा है, आप देख लेते हैं। हमारे पार्ट 2 में जो आपका जो पात्र आया, पतंग वाला आया है, पार्ट 1 में नहीं आया, तो एक हमीद लड़का आया है। वो गजलें सुना रहा है, पतंग खरीदने आता है, पतंग लेके वो जा रहा होता है। उसे तस्करा नवीज के पास बुलाया जाता है, किताब वाले की दुकान पर बुलाया जाता है। वो किताब वाले के पास जाता है, और उससे किताब वाला, वहां पर शायर, उसकी हमजोली सब बैठे होते हैं। तो उससे लड़के से बोलते हैं कि तुम जितनी सुंदर दिखते हो, मतलब खूबसूरत दिखते हो, वैसे ही आपकी आवाज भी है, तो आप अपनी आवाज में कुछ भी सुना दीजिए। तो वो सारी चीजें वहां सुना रहा होता है। नजीर अकबराबादी की वो गजलें सुनाता है, जिससे सुनकर शायर जो है वो ताज्जुब किए। नजीर की ही गजल है, क्योंकि वो नजीर को इतना बड़ा शायर उस लेवल का नहीं समझते ये लोग। तो ऐसे ही हमजोली बोलता है। अ, तो इसी तरह से किताब वाला बोलता है, उस्तादों की जमीन पर हल चलाने वाला घटिया शायर बहुत मिलते हैं हम जो, लेकिन साहब इसमें शक नहीं कि गजल का रंग बहुत सुस्ता निखरा हुआ है और मचा हुआ है इस गजल का। तो मीज एक ऐसा लगता है नजीर अकबराबादी भी शायर ही होंगे। यहाँ पर तस्करा नवीस कुछ बोलता है, सुनिए, मीर इसी जमीन पे रहते। अब मीर साहब का वर्णन है कि देखे हैं मुझे दीदिए पुरक्षम से, पुरखश्म से वह मीर मेरे ही नसीबों में था। यह जहन का प्याला और यह शेर भी मुहलाजा फरमाइए, छाला का काफिया बांधा है, आहा आहा गुजरे हैं लहू व सरे हर खार।
से अब तक जिस दश्त में फूटा है मेरे पाँव का छाला, उस्ताद यूं कहते हैं। तेरा शायर कहता है इस काफिये में ईशा के शेर खूब है, ईशा का शेर खूब है, फरमाते इतना तो फिरा वादिये वहशत में कि मेरे पाए नजर में भी पड़ा अश्क का छाला। इस छाले के ऊपर जो भी शेर आए, पूछा जाए, पंक्ति आए, तो आप समझ जाइएगा ये कौन सी नाटक की होगी, आगरा बाजार की होगी। तो ये ध्यान रखना, छाला छाला करके आ रहा है वो हमजोली। लेकिन नजीर का शेर भी अपनी जगह लुत्फ से खाली नहीं कि सहरा में मेरे हाल में कोई ही न रोया, गट फूट के रोया तो मेरे पाँव का छाला। हमजोली ऐसे ही कहते हैं। सैयद ईशल्ला खां का नाम लेते हैं, तुम्हें याद है क्या मियाँ? तो किताब बोला भाई ईशा अल्लाह और मुस्तफहकी, तो ये मुस्तफहकी की भी बात कही है। यहाँ तक हम ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। इसी तरह से तस्करा नवीज भी बोलता है आप सब कब की बात कर रहे हैं, शबे दैजूर की गर्दन वाला जमाना गया, अब तो सैयद ईशा अल्लाह जैसे हसूड़ों के लब पर यही गिरिया व जारी रोना धोना है, कमर बांधे हुए चलने को यूसुफ यार बैठे, बहुत आगे आगे बाकी जो है तैयार बैठे। ये सारी चीजें मैंने पार्ट 2 में बच्चों बताई थी, वहीं से थोड़ा सा पीछे से लेके इसलिए चल रही हूँ जिससे आपको समझ जाए कि हम लोग कहाँ थे। ऐसे ही हमजोली बोलती है और शायर बोलता है। और नासिक का जवाब भी खूब है, नासिक एक शायर का जवाब बोलते हैं, जो खास बंदे हैं वे बंदे अवाम नहीं, हजार बार जो यूसुफ बिके गुलाम नहीं। तो यूसुफ और जुलेखा की कहानी है। यूसुफ कितने बार भी बिक जाए वो गुलाम कभी नहीं बनता, वो हमेशा राज बादशाह था, बादशाह है, बादशाह रहेगा। इस तरह के इसकी लाइन का मतलब है, जो खास बंदे वे बंदाए अवाम नहीं, हजार बार जो यूसुफ बिके गुलाम नहीं है, हजार बार बिक जाए चाहे वो गुलाम नहीं रहेगा। हम जोली बोलती है नहीं भाई ये ख्वा मखवा की लड़ाई है, खूबसूरत है मगर तसन्नो आमीज, बनावट भरा वह सच्चाई वह आग इसमें नहीं तो आतिश के हाँ की है। तो आतिश का नाम आया है। यूसुफ का पूछ सकते हैं, जो प्रॉफिट हैं इस तरह से, जो जो जितने भी पैगंबर आए प्रोफेट्स हैं, तो कितने आए हुए हैं, तो यूसुफ का नाम आया है, याद रखना। प्रोफेट यूसुफ का भी नाम आया है, यूसुफ। जैसे कुरान में यूसुफ एक सूरह है, तो कुरान में यूसुफ सूरह है, उनमें यूसुफ का जिक्र है, यूसुफ और जुलेखा का जिक्र है, तो यूसुफ का नाम आया हुआ है, याद रखना। किसका नाम आया है? यूसुफ। हमजोली नहीं भई ये ख्वाब मखवा की लड़ाई है, शेर खूबसूरत है मगर तसन्नो आमीज, और सच्चाई वह आग इसमें नहीं जो आतिश के यहाँ थी, इसमें नहीं है, इसमें आतिश के यहाँ बहुत ज्यादा आग देखने को मिलती है। उनके शेर सुनते ही तन बदन में आग लग जाती है, ऐसे ही हमजोली ये बोल रही है। शायद आप हुस्ने जवान देखी सच्चाई और आप तलाश कर रहे हैं। किताब वाला यहाँ पर अब बोलता है, किताब वाला क्यों बोलता है? आप लोग भी वही करने लगे बाखुदा जो दिल्ली और लखनऊ के दरबारों में हमारे उस्ताद कर रहे हैं। अब यह बहस खत्म कीजिए और शेर सुनिए। मतलब है जो दिल्ली के दस्तानवीज, दिल्ली के दरबार में जितने भी शायर मौजूद हैं वहां पर, और लखनऊ के दरबार में जितने शायर मौजूद हैं, वो एक दूसरे की कटी करने के लिए शेर करते कहते रहते। ऐसे ही आप लोग यहाँ बैठ के, आगरा में बैठकर ये सारी बातें कर रही है, सारी चीजें छोड़ दीजिए, हमारा काम नहीं है। लड़का कहता है क्या सुनिएगा, सुनिया सुनोगे आप? तस्करा नवीज नजीर की वह नज्म जो तैराकी का मेला याद है ना, जो तैराकी की मेले पे है, तो तैराकी के मेला देखने गए थे नजीर अकबराबादी के साथ। किताब जो पतंग वाला है वो भी गया हुआ था तैराकी का मेला देखने, तो याद रखना तैराकी का मेला आया है। लड़का जी हाँ सुन। अदना गरीब, यहाँ पर लड़का सुनाता है। अदना गरीब मुफलिस जरदार पैरते हैं इस आगरे में क्या क्या ए यार पैरते हैं, जाते हैं उनमें कितने पानी में, साफ सोते कितनों के हाथ पिंजरे, कितनों के सर पे तोते। तस्करा नवीस झुंझला कर उठ खड़ा होता और बगैर कुछ कहे चला जाता है। सबको बड़ी हैरत होती है, महफिल पर एक सन्नाटा सा छा जाता है। बहुत से रास्ता चलने वाले बड़े शौक से नज्म सुनने के लिए रुक गए हैं। इस जमघट को देखकर मौलवी साहब बरस पड़ते हैं। अब क्या वे समझते हैं? क्या हाँ सुनिए, तो अदना गरीब मुफलिस जरदार पैरते हैं कि आगरे में क्या क्या ए यार पैरते हैं।
ये इस तरह से बोल रहे हैं। इस पे तस्करा नवीज उठ जाता है, मौलाना जो है वो उठ जाते हैं, उन्हें झुंझलाहट आती है, वो बरस पड़ते हैं कि लड़के पर। तो क्या देखते हैं? लड़का, कितनी पतंग उड़ाते, कितने मोती पिरोते, हुक्के का दम लगाते, हंस हंस के शाद होते, सौ सौ तरह के कर का बिस्तर बिस्तार पैरते, इस आगरे में क्या का ये यार पैरते। किताब वाला, बस करो मियाँ, आवाज उठाकर कहते हैं, बस करो मियाँ, आप लोग यहाँ क्यों जमा हो गए हैं? साहब कोई मदारी का खेल हो रहा है क्या? प्रसाद बट रहा है क्या? आप लोग जो जमकर यहाँ पर देख रहे हैं, कहीं भी कुछ होता है आप देखते हैं, छोटे से कस्बे गांव में कोई गा रहा हो, कोई कुछ हो रहा हो, तो लोग अपने घरों से निकल आते हैं। बाजार में कुछ हो रहा था, बाजार छोड़कर भीड़ हो रहा है, भीड़ है तो वहां पर रुक कर वो देखने लगते क्या हो रहा है। ऐसे ही जब ये लड़का हमीद गा रहा था तो वहां पर रुक कर सब देखने लगे। तो यहाँ पर किताब बोला, कोई यहाँ पर प्रसाद नहीं मिल रहा है, आप यहाँ से जा सकते हैं। भीड़ पीछे हट जाती है और एक सन्नाटा सा छा जाता है। ककड़ी वाला बाई तरफ से अंदर आता है, बाई तरफ से क्या आता है, वो अंदर आता है। ककड़ी वाला मुर्दा आवाज में, धीरी आवाज में, पैसे की छह छह, पैसे की छह छह। क्या? ककड़ी, पैसे की कितनी है? छह छह छह। किताब वाला उसे गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा है। ककड़ी वाला जो अब तक अनजान था, मौलवी साहब की निगाहों को देखकर अचानक चुप हो जाता और भागकर दाएं कोने में दुबक जाता है कि मौलवी साहब भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। पतंग वाला जो भीड़ में सबसे आगे था, किताब वाले की दुकान की तरफ बढ़ता है। पतंग वाला, इधर आना मियाँ, लड़के का हाथ पकड़कर अपनी दुकान की तरफ ले जाता है कि लड़के ने कि ऐसा सुनाया है। तो सबके रंग उड़े हुए हैं, लड़के को अभी पता नहीं है। खिताबा, लीजिए, हमने सोचा था खुशगुल लड़का है, मौलाना कलाम सुनकर खुश होंगे। मैं क्या जानता था कि यह बाजारी कलाम सुनाने लगेगा। आखिर मौलाना नाराज होकर चल दिए। इसने एक बाजारी कलाम सुना दिया और मौलाना नाराज होकर चल दिए। हमजोली कहता है, लेकिन नज्म तो खूब थी साहब, नज्म बहुत अच्छी थी। शायर, जी हाँ, सौ सौ तरह का कर कर विस्तार पैरते हैं, कर 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 इसे आप शायरी कहते हैं। यूं मालूम होता है कि आदमी शेर नहीं पढ़ रहा है, ककड़ियां खा रहा है। शेर नहीं पढ़ रहा है, ये तो ककड़ियां खा रहा है। हमजोली बोलते हैं। शायर के साथ हमजोली उसकी है। हमजोली मतलब दोस्त मान सकते हैं, जो उसका एक समूह ग्रुप है। लेकिन साहब, करकर मुश्तमेल प्रचलित जो इस्तेमाल होता है, असातिजा ने बांधा है। शायद, चलिए अब उठिए। शायर कहता है अब चलते हैं यहाँ से, उठते। किताब वाला, माफ कीजिएगा। किताब वाला, माफ कीजिएगा। किताब वाला कहता है माफ कीजिएगा। शायद, इसमें आपका क्या कसूर है मौलाना? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। किताब वाला, वालेकुम अस्सलाम। शायर और हमजोली चले जाते हैं। लोग अब पतंग वाले की दुकान पर जमा हो जाते हैं। शायर और हमजोली चले जाते हैं, पतंग वाले की दुकान पे जमघट लग जाता है, भीड़। अब कमबख्त वहां जम गए। मौलवी साहब हिसाब किताब में लग जाते हैं। पतंग वाला गवैयों को अपनी दुकान में बिठा लेता है, उस हामिद लड़के को अपनी दुकान पे बिठा लेता है। पतंग वाला, सुनो मियाँ नजीर कहते हैं, किस्मत में अगर हमारी ये मैं है तो साकिया बे इख्तियार, हाथ तो शीशा करेगा जस्त। पहले ही क्यों ना बताया यार कि तुम्हें मियाँ नजीर का कलाम याद है। लड़का, मैं पतंग खरीदने आया था साहब, शेर सुनाने की गरज से तो आया नहीं था। मैं तो पतंग बेर खरीदने आया था, आपने ही लोगों ने बोला, इसलिए मुझे सुनाना पड़ा। पतंग वाला, अरे यार, मगर यह तो जानते हो कितनी पुरानी याद अल्लाह है हमारी मियाँ नजीर से। उनका कलाम सुनाना था तो हमारी दुकान पर बैठकर सुनाते। वहां शेर पढ़कर उनको भी बेइज्जत किया और हमें भी। वाह, इसी पर तो हा हा कहा हजरत नजीर ने कि तिल सा दुरे यतीम, बिका कौड़ियों के मोल क्या कीजिए खैर, यह भी खरीदार के नसीब। अच्छा, सुनाओ कुछ अपनी आवाज से। यतीम बोलते हैं अनाथ। लड़का, आप फरमाइए क्या सुनाओ? पतंग, वही नज्म सुनाओ तैराकी वाला। और क्या? तैराकी वाले नज्म सुनाया था। आदमी, अदना गरीब वो मुफलिस जरदार पैरते हैं। लड़का सुना रहा है अब यहाँ से, ये आपकी नज्म है, लड़का यहाँ से सुना रहा है।
अदना गरीब मुफलिस जरदार पहनते हैं, इस आगरे में क्या क्या ये यार पहनते हैं। जाते हैं उनसे कितने पानी में साफ सोते हैं, कितनों के हाथ पिंजरे, कितनों के सर पे तोते, कितने पतंग उड़ाते, कितने सोई प्रोते हुक्के का दाम लगाते, हंस हंस के शाद होते, सौ सौ तरह का कर कर बिस्तार पैरते हैं। इस आगरे में क्या क्या ए यार पैरने हैं, कितने खड़े ही पैरे अपना दिखा के सीना, सीना चमक रहा है हीरे का ज्यों नगीना। आधे बदन पे पानी आधे पे पसीना, सरों का वह चला है गोया कि करीना। दामन कमर पे बांधे दस्तरार पे पहनते हैं, इस आगरे में क्या क्या ये यार पहनते हैं। हर आन बोलते सैयद कबीर की जय, फिर उसके बाद उस अपने उस्ताद पीर की जय। मोरो मुकुट कन्हैया जमुना के तीर की जय, फिर गोल के बस अपने खुर्दो कबीर की जय। हरदम ये कर खुशी की गुफ्तार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ये यार पैरते हैं। नज्म के दौरान बहुत से लोग जमा हो जाते हैं, जिनमें खोमचे वाले भी शामिल होते। खोमचे वाले आपको पता है फेरी लगाने वाले होते हैं, अपने कहीं भी लगा लेते हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब पतंग वाला बोलता है, वाह वाह मियाँ यही कलाम तो दिल को लगता है, पर जमाने ने कद्र न की यार इस शायर की। कौन से शायर की? नजीर की। कहता है न गुल अपना न खार अपना न जालिम बागवां अपना बनाया, आहा किस गुलशन में हमने आशियां अपना बनाया। ये सारी बात कौन बोल रहा है? पतंग वाला। सब कहते हैं वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पतंग वाला बोलता है, अच्छा कोई चीज अपनी पसंद की सुना दो, जो भी आपको अपनी पसंद से। ये लड़का लड़का हमीद से बोलता है। अब लड़का फिर गाता है, जो हमीद है वो फिर गाते हुए क्या बोलता है, पहले नाव गणेश की लीजिए शीस निवाए, जा से कारज शिव सदा मुहूर्त लाए, बोल बचन आनंद के प्रेम प्रीत और चाह, सुन लो यारो ध्यान धर महादेव को ब्याह। जोगी जंगी से सुना वह भी क्या बयान, और कथा में जो सुना उसका भी फरमान, सुनने वाले भी रहे हंसी खुशी दिन रैन, और पड़े जो याद कर उनको भी सुख चैन। और जिसे उसे ब्याह की महिमा कही बनाए, उसके भी हर हाल में शिवाजी रहे सहाय, खुशी रहे दिन रात वह कभी ना है दिल गिर, महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम नजीर। भीड़ में एक आदमी हरी कफनी पहने खड़ा और रो रहा है, पतंग वाला उसे पहचान कर उसकी तरफ लपकता है। ये सारी बात जब वो बोल रहा होता है तो एक कफनी पहने हुए एक आदमी रो रहा होता है, उसे नजीर उन्हें पहचान लेते हैं, जिसका नाम नजीर है। भीड़ में एक आदमी हरी कफनी, तो उसे पहचान लेते हैं, और अब पतंग वाला उसकी तरफ दौड़ जाता है, लपकता है, मतलब है उसके पास जाता है। अरे मंजूर हुसैन, मुंह फेर लेता है वो। यह क्या हुलिया बना रखा है मियाँ, क्या हाल है? फकीर चुप खड़ा रहता है। जो फकीर है वो मंजूर हुसैन को समझता है। एक आदमी, इनको हमने तो कभी बात करते सुना नहीं। बेनी प्रसाद आगे बढ़कर, तुम्हें नहीं मालूम कोई एक बरस से इनका यही हाल है। मंजूर हुसैन थे जो फकीर के रूप में आए थे। पूछ सकता है एंटी ये क्वेश्चन, जो फकीर के रूप में रो रहा था वो कौन था? वो मंजूर हुसैन थे। अब बेनी प्रसाद की यहाँ पर एंट्री हो रही है, प्रवेश हो रहा है। वही जिनसे किताब छपवाने के लिए पैसे मांगने के लिए शायर और किताब वाला बोल रहे थे, तो वही बेनी प्रसाद कि वो बताते एक बरस से यहाँ इनका यही हाल है। पतंग वाला, अम्मा बेनी प्रसाद क्या कहा? क्या यह एक बरस से आगरे में है? यह तो घोड़ों की तिजारत करते हैं, मतलब व्यापार करते थे। किसका? घोड़ों का। मंजूर हुसैन किसका व्यापार करते थे? घोड़ों का व्यापार करते थे। ए भाई, कोई 4 बरस पहले घोड़े लेकर हैदराबाद की तरफ गए थे, उसके बाद तो उन्हें आज देखा है। अम्मा मंजूर हुसैन 4 साल पहले गए थे, उसके बाद मैं उन्हें आज देख रहा हूँ। मंजूर हुसैन चला जाता है। बेनी प्रसाद अब देखते हैं क्या बोलते हैं, उनकी एंट्री हो रही है। ताज्जुब है तुमने इन्हें नहीं देखा, या शायद देखा हो तो पहचान न सके होंगे। यही कुछ दिनों से चक्कर काट रहे हैं, एक तवायब पर आशिक है। मंजूर हुसैन जो है वो किस पर हो जाते हैं? एक तवायब पर आशिक हो जाते। पतंग वाला यही जब स्टार्टिंग में
जब दरोगा अ, जाता है कहाँ पर, तवाइफ खाने पर, वहां पर वो मुजरा सुन रहा होता है, गाना सुन रहा था, तो एक जो बैठा होता है शायद यही होगा वहां पर बैठा हुआ। ध्यान रखना है कि फकीर की बात हो रही थी ना, तो फकीर ये वहीं पर ही बैठा हुआ था, वहां पर शायर भी था। ये सारी बात मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, याद दिलाने की, जो हमने पार्ट 2 में करी थी। पतंग वाला, यह चुप जो इन्हें लग गई है और यह कफनी दाढ़ी फकीरी, क्या यह सब उसी इश्क का नतीजा है? पतंग वाला पूछ रहा है। मुझसे तो देखा नहीं गया भाई, मंजूर हुसैन जैसा हंसमुख यारबाश आदमी और यूं बदल जाए। तुम्हें मालूम है ना ये मियाँ नजीर के साथ उठने बैठने वालों में से हैं, क्योंकि वो हंसमुख इंसान थे। मेरा इनका याराना कोई 20-25 बरस का होगा, मैं इन्हें 20-25 बरस से जानता हूँ, लेकिन इनका हाल ये कैसे हो गया? बेनी प्रसाद, हाँ हाँ खूब जानता हूँ। पतंग वाला, अम्मा कुछ बताओ। बेनी, ये आखिर हुआ क्या? मेरी तो अकल गुम हो गई, मेरी अकल चली गई। माथा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है अकल गुम हो गई, अब मेरी अकल काम नहीं कर रही, आप ही कुछ बताएं। कौन बोल रहा है? पतंग वाला। अब बेनी प्रसाद हैं, क्या बताते हैं? बेनी प्रसाद बोलते हैं, क्या बोलते? भाई, इन पर क्या बीती यह तो किसी को मालूम नहीं, बस इतना सुना है कि दक्कन के वापसी, दक्कन मतलब दक्षिण से वापसी के वक्त झांसी के करीब ठगों ने इनके सारे घोड़े और माल असबाब जितना भी था सब लूट लिया। साल भर पहले जब आगरे वापस आए तो उस वक्त इनकी हालत दिगरगू मतलब अस्त व्यस्त थी, बहुत ज्यादा खराब थी। खैर उस वक्त यह फकीर नहीं थे, कभी कभी किसी से कुछ बात भी कर लेते, मगर कम से कम बस ज्यादातर जमुना के किनारे। जमुना नदी आपको पता है आगरे में है, तो उसका जिक्र किया गया। जमुना के किनारे एक मकबे पर बैठे पानी की लहरें गिना करते थे, फिर यकाएक अचानक गायब हो गए। कभी मथुरा कभी मेरठ भी देखे गए, तो अभी अभी वापस आए और ये हालत लेके आए। तो बेनी प्रसाद बताते हैं उन कहाँ देखे गए, जमुना का उड़ाव, मेरठ भी घूमने गए, हैदराबाद घूमने गए। तो आपको याद रखना चाहिए ये कहाँ कहाँ घूमने गए थे। ये फकीर जो था, बने हुए इंसान है, वो कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। पतंग वाला, फालिज का असर है या जुनून का दौरा? आखिर कुछ तो सबब होगा इस तगय्युर में, इस परिवर्तन का, इस बदलाव, तगय्युर मतलब इस बदलाव का कुछ तो असर होगा, कोई तो बात हो। बेनी प्रसाद बोलता है, तरह तरह की बातें सुनने में आती है। कोई कहता है अल्लाह वाले हो गए हैं, कोई कहता है लूट जाने की वजह से यह हाल हुआ है। लोग यह भी कहते हैं कि इश्क सादिक सच्चा प्रेम का असर है। इश्क मजाजी लौकिक प्रेम की राह खुदा तक पहुंचना कोई अनसुनी बात भी नहीं है। पतंग वाला यहाँ पर बोलने की कोशिश करता है फिर, फसंते उम्र कतर कतरे शबनम वसले महबूब गोहरे नायाब, आयु की अवधि को बोल रहे हैं ओस की तरह, बूंद की तरह है, और इसी का प्रलय अनमोल मोती की तरह बताने की कोशिश करना है। जो प्रेयसी होती है, प्रियतमा होती, एक अनमोल मोती की तरह होती है, जिसे पाने की चाह सबको रहती। यह आदमी हमेशा से जकी उल हिस्स वाके वाके हुआ है, मीन संवेदनशील बन गया। जकीउल हिस्स मतलब संवेदनशील बन गया। मुझे एक पुराना किस्सा याद आ रहा है, पतंग वाला बोला है, मुझे एक पुराना किस्सा याद आ रहा है। जानते हो मियाँ नजीर से इनकी पहली मुलाकात क्यों हुई? मियाँ नजीर ताजगंज से, ताजगंज आगरे में है, यहाँ पर ताजमहल है, वहीं पर ही ताजगंज है। ताजगंज से माइथान टट्टू पर जा रहे थे, माइथान टट्टू पर जा रहे थे लाला बिलास राय खत्री के लड़कों को पढ़ाने के लिए। किसके? तो पूछ सकते हैं नजीर अकबराबादी, अकबराबादी जो है नजीर, किसको पढ़ाने के लिए जा रहे थे? तो लाला बिलास राय खत्री के लड़कों को पढ़ाने के लिए। तो लाला बिलास राय खत्री, खत्री से नाम याद रख लीजिए, लाला और खत्री करके, लाला बिलास राय आए, बिलास राय खत्री आए, कुछ भी आए तो आप एकदम लगा देंगे। तो लाला बिलास राय खत्री के लड़कों को पढ़ाने के लिए। इधर से मंसूर हुसैन पापियादे चले आ रहे थे, रास्ते में टट्टू अड़ गया। तो टट्टू एक तरह से घोड़ा टाइप का ही होता है, जिस पर बैठ के सवारी के लिए ले जाया जाता है। मियाँ नजीर ने एक चाबुक जो उसको रसीद किया, तो वह मंजूर हुसैन के लगता हुआ टट्टू के लग गया। चाबुक मार रहे थे, हंटर मार रहे थे चाबुक जो होता है, तो वो हुसैन को लगते हुए उस टट्टू के लग गया। मियाँ नजीर टट्टू से उतर पड़े और जबरदस्ती उनके हाथ में चाबुक देकर कहा,
जबरदस्ती चाबुक देकर कहा कि मियाँ मेरे भी एक जड़ दो, मार दो, क्योंकि गलती से मेरा जो हंटर है चाबुक है आपके लग गया, तो आप भी मेरे मार दीजिए। उन्होंने बहुत मिन्नत की, वह ना माने, आखिर मजबूरन मंजूर हुए, चाबुल लेकर जरा सा उनको छुआ दिया और दौड़े हुए मेरे पास है, मुझसे सारा हाल बता और घर जाकर पड़ रहे। 2 दिन तक खाना पीना सब मौफूक। जब मियाँ नजीर ने मेरी जबानी ये हाल सुना तो बेचैन होकर उनके पास गए। तो जब मैंने मियाँ नजीर को ये बात बताई कि मंजूर हुसैन का क्या हाल है, आपको मारना नहीं चाहते, रो आपको मारा, इस तरह से उनका बहुत बुरा हाल है, तब वो उनके घर चले जाते हैं। खातिर तवज्जो की, उनके साथ होली खेली, मिठाई खिलाई, अपनी नज्म सुनाई। बस उस दिन से यह मैं मियाँ नजीर की और भी गिरविदा मुग्ध हो गए, उनसे मुग्ध हो गए, उन पर उनकी बहुत इज्जत रिस्पेक्ट करने लगे। फिर ऐसे ही रोज का आना जाना इन दोनों की यहाँ रहने लगा। बेनी प्रसाद, क्या जमाने के इनकलाब है पतंग वाला, छोड़ो सब कामों को, गाफिल भंग भी और दंड पेल कुछ और सुनाओ मियाँ, तबीयत मुजमहिल हो गई है, फिर मतलब शिथिल सुस्त और ढीली सी हो गई है। लड़का, क्या सुनाऊं? लड़का कहता है, क्या सुनाऊं पतंग वाला, नजीर का कलाम सुनाओ, और क्या सुनाओगे, उसके हर शेर बेनजीर है, उसका हर शेर क्या है, बेनजीर है। लड़का, मियाँ नजीर ने खुद अपने कलम से अपनी तस्वीर खींच दी, अगर इजाजत हो तो। तो लड़का अब सुनाता है पतंग, इजाजत मियाँ, तुम शेर व शायरी का कारोबार करने वाले की दुकान पर नहीं बैठे हो, शेर व शायरी पर जान देने वाले के पास बैठे हो, हम कारोबार नहीं कर रहे हैं, शेर व शायरी को शौक रखते हैं, उसके पास बैठे हो, सुनाओ और खुले बंदो सुनाओ, अच्छे से सुनाओ। लड़का, कहते हैं जिसको नजीर सुनिए टुक उसका बयां था, वह मुअल्लिस, मुअल्लिस मतलब शिक्षक, वह मुअल्लिस मतलब शिक्षक बोल रही हूँ, सुनिए टुक उसका बयां था, वह मुअल्लिस गरीब बुजदिल व तसिंदा, जरा सुस्त रविश पस्ता, कद सांवला, हिंदी नजात, तन में कुछ ऐसा ही था, कद में मुआफिक अया, माथे पे एक खाल था छोटा सा, मस्से के तौर था, वह खड़ा आन कर अबरों के दरमिया वज सुबह उसकी थी, तिस पे न रखता था रीश, मुझी थी और कान पर पट्टे भी थे, पसा पवा सा पीरों में, जैसी कि उसके दिल अफसुर्दगी, दिल की उदासी वैसी ही रही उन दिनों, जिन दिनों थी जवां फजल में, अल्लाह के उसको दिया उम्र भर इज्जतों हुमत के साथ परचाऊं। तो कपड़ा पानी रोटी ये सारी गजल वो सुना देता, अब याद रखना इस तरह से। सब कहते हैं वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मियाँ नजीर की नवासी उछलती कूदती गुनगुना ती हुई आती है, नवासी, क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ मैं, किशन कन्हैया का बालपन, याद रखिए नवासी की क्या 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 लाइन रहती है, किशन कन्हैया बालपन, क्या क्या कहूँ मैं, किशन कन्हैया का बालपन, ये हमेशा नवासी की ना लाइन रहती है। नजीर अकबर आबादी की नवासी मतलब बेटी की बेटी है, तो याद नहीं, डॉटर की डॉटर, तो याद रखिए नवासी आती है, इसकी लाइन हमेशा याद रखिए, किशन कन्हैया का बालपन, पतंग वाल, अरे बिटिया नवासी अभी आई है, कहकर दूसरी तरफ निकल जाती। सिपाही जो वह भीड़ में खड़े नज्म सुन रहे थे और बार बार मुड़कर ऊपर कोठी की तरफ निगाहें फेंक रहे थे, ये पान की दुकान पर आते हैं। अब किसकी दुकान पर आ जाते हैं? पान की। सिपाही आ जाए। पहला सिपाही, जरा 2 पान लगा देना भाई, और दूसरे सिपाही से पूछता है, दिन चढ़ आया है पर यह माई का लाल ऐसा चिपका है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता। दूसरा सिपाही, वहां है भी या गायब हो गया? पहला सिपाही, जाने का रास्ता एक ही, और मैंने नजरों की कील की तरह चौखट पर ठोक दिया। दूसरा सिपाही, अगर गया ही ना हो तो क्या हम दिन भर यहीं टंगे रहें, यहीं पर ही रहेंगे? पहला जवाब, यह कैसे हो सकता है? दारोगा साहब ने खुद अपनी आंखों से देखा है। दूसरे, कल रात देखा होगा, अगर वह रात को ही निकल गया हो तो। मदारी रीछ लिए हुए आता, उसके पीछे बच्चे हैं, रीछ का नाच है। मदारी पहले बंदर लेके आता है, पहले उसमें, और दूसरी बार में रीछ, भालू, बियर जिसे बोलते हैं, वो लेके आया हुआ है। तो पहले अंक में जो लड़ाई का हिस्सा हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसमें मदारी क्या लेके आया है? बंदर। और दूसरे अंक में रीछ, याद रखिए, पहले अंक में मदारी बंदर लेके आया था, दूसरे में रीछ लेके आया है, याद रखना है। रीछ मतलब भालू,
मदारी जब हम भी चले साथ चला रीछ का बच्चा कल राह में आते जो मिला रीछ का बच्चा ले आए वे हम भी उठा रीछ का बच्चा सौ नेमते खा खा के पला रीछ का बच्चा जिस वक्त बड़ा रीछ हुआ रीछ का बच्चा जब हम भी चले साथ चला रीछ बच्चा कहता था कोई हमसे यहाँ आओ मछंदर वह क्या हुए अगले जो तुम्हारे थे बंदर हम उनसे यह कहते थे यह पेशा है कलंदर ओ छोड़ दिया बाबा उन्हें जंगले के अंदर जिस दिन से खुदा ने यह दिया रीछ का बच्चा था हाथ में एक अपने सवा मन का जो सौटा लोहे की कड़ी जिस पे खड़कती थी सरपा कांधे पे चढ़ा झूलना और हाथ में अला बाजार में ले आया दिखाने को तमाशा आगे तो हम और पीछे चला रीछ का बच्चा था रीछ के बच्चे पे वह गहना जो सरासर हाथों में कड़े सोने के बजते थे झमझम कर कानों में दूर और घुसकर पड़े पांव के अंदर वह डोर भी रेशम की बनाई थी जो पुरजोर जिस डोर से यारो था बना रीछ का बच्चा जब कुश्ती की ठहरी तो वही सर को जो चढ़ा झाड़ा ललकारते ही उसने हमें लताड़ा हमसे पछाड़ा उसी कह उसने पछाड़ा एक डेढ़ पहर हो गया कुश्ती पर अखाड़ा गोहम बिना हारे न हटा रीछ का बच्चा ये दावा वह पैचों में जो कुश्ती में हुई देर यूं पड़ते रुपए पैसे की आंधी में गोया बेर सब नकद हुए ओके 1.25 लाख डेढ़ जो कहता था हर एक इस तरह मुंह फेर आई तो लड़ा देखा जरा रीछ का बच्चा ये रीछ के बच्चे पे आई है मदारी चला जाता है नजीर की नवासी नदासी लिखा या नवासी का खिलौना लिए नजर आती है नवासी क्या लिए लिखा आती है पहले उसमें पान लेने अचार लेने के लिए आती है और दूसरी उसमें खिलौना लिए नजर आ रही है नवासी पतंग वाला उसकी तरफ बढ़ता और उसे खींच कर अपनी दुकान पर ले जाता पतंग वाला उसे दुकान पर ले जाता है पतंग वाले का भी देखो यहाँ बहुत बड़ा रोल हो रहा है पतंग वाला गाते हुए बोलता है मोहन मेरे आए ललन मेरे आए नवासी खिलौना दिखाती मैं यह लेने गई थी पतंग वाला नाना से पैसे जट लिए होंगे क्यों माना नाना से पैसे लिए नवासी नहीं तो पतंग वाला फिर क्या मुफ्त हाथ आ गया खिलौना नवासी घर में पड़े थे पतंग वाला घर में क्या पड़े थे नवासी मैं बताऊं हमारे नाना पैसे के हाथ नहीं लगाते जैसे हमको अम्मा कहती है ना कि गंदी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए वैसे ही नाना ने पैसों को रुमाल में बांधकर कोने में फेंक दिया पतंग वाला और तुमने उठा लिया नवासी सब थोड़ी ही उछाल कर भाग जाती है पतंग वाला हंसता है पतंग वाला मैंने प्रसा से गर मर्द है तू आशिक कौड़ी न रख कफन को हाल ही का वाकया है रुपयों की थैली लिए नवाब सादत अली खां के पास से आदमी आया रात भर रुपया घर में पड़ा रहा और रुपए की वजह से मियाँ नजीर को नींद न आई सुबह को जवाब में कहला भेजा कि जरा सी ताल्लुक से तो ये हाल है अगर जिंदगी भर का साथ हो गया तो न जाने क्या होगा वे हुए आए थे पर मेरा यार आगरे से ना टला हर बार यह कहकर टाल गया कि मैं माशी माशे भर का कलम चलाने वाला मेरी क्या मजाल बस यही बैठे बैठे सारी दुनिया देख ली और कहता है आवाज उठाकर वो मतलब उन्हें कई जगह से बुलावे आए लेकिन वो कहीं नहीं गए आगरा से आवाज उठाकर कहते सब किताबों के खुल गए मानी जब से देखी नजीर की दिल की किताब इशारा किताब वाले की तरफ था किताब वाला झुंझला कर रह जाता है ककड़ी वाला मियाँ कहाँ रहते हैं ये हजरत नजीर पतंग वाला क्यों क्या बात है ककड़ी वह बात यह है कि ऐसे ही पतंग वाला आखिर ककड़ी वाला मैं अपनी ककड़ी पर दो चार शेर लिखवाना चाहता हूँ उनसे पतंग वाला कहका लगा अरे यह आपको खूब सूझी इस काम के लिए मियाँ नजीर से बेहतर और कौन आदमी मिलेगा अभी कुछ दिनों का वाकया एक साहब पहुंच गया उनसे हाँ अपने टूटे हुए दिल का दुखड़ा लेकर किसी महज महज नबीन से बेवफाई की थी साथ अपनी दास्तान सुनाई थी और कहा कि दिल को क्यों कर समझाऊं किसी पहलू चैन नहीं लेता हरदम आंखों के सामने उस महल का मिस चांद जैसी सुंदरी की तस्वीर जमी रहती है मियाँ नजीर ने उनको हसबे हाल एक नज्म लिख दी बस उन साहब को चैन मिल गया अब वह नज्म गुनगुनाते फिरते इधर उधर इधर खुश व खुर्रम खुर्रम मतलब प्रसन्न रहते खुश रहते हैं पतंग वाले से नजीर अकबराबादी का पता ककड़ी वाले को मिलता है रहते कहाँ है मियाँ पतंग वाला बेगम बादा का महल देखा है ककड़िया जी नहीं पतंग वाला
कहाँ के रहने वाले हो ककड़े? दिल्ली के पास का रहने वाला पतंग। अच्छा, मोहल्ला ताजगंज देखा है आगरा का? ककड़े वाला, जी हाँ देखा है। पतंग वाला, वहां पहुंचकर किसी से म- मलिकों वाली गली पूछ लो और बेगम बादा का महल पूछ जाओ। महल के बराबर में एक छोटा सा मकान है, वह मियां नजीर का ही है। ककड़ी वाला खुशी खुशी मैं रास्ते की तरफ भागता है। रास्ते के पास अब एक नजीब से टक्कर हो जाती है। ये बात होती है, आप देख सकते हैं। अब नजीर अकबराबादी आगरा में ताजगंज में रहते हैं। ताजगंज के पास मलिकों वाली गली में बेगम बादा के महल के पास रहते हैं। बेगम बादा का महल आ सकता है, पूछ सकते हैं कहाँ रहते हैं। ये याद रखें, मलिकों वाली गली बेगम बादा के महल में, ताजगंज के पास जो ताजमहल है। अब किससे टक्कर होती है ककड़े वाली की, देखते। क्या अंधे हो गए हो ककड़ी वाला? माफ करना मियाँ, जरा जल्दी में हूँ। अजनबी बाजार में टहलता पतंग वाला हामिर और लोगों को सुनाते हुए जो अब तक वहां जमा है। मियाँ नजीर की निगाह में आदमी आदमी में कोई फर्क नहीं, चाहे वह पतंग बनाने वाला हो चाहे किताब बेचने वाला, उनके लिए तो बस आदमी है। आवाज उठाकर जोर से कहता है। किताब वाला गुस्से से लाल हो रहा होता है, में एकदम लाल पीला हो रहा था अजनबी किताब वाले से। अजनबी आता है और साहब से कहता है, किताब वाले से, साहब कला में नासिक होगा आपके यहाँ? किताब वाला पतंग वाले के गुस्सा अजनबी पर उतारता है। मियाँ नासिक कल के छोकरे हैं, अभी अभी शेर कहना शुरू किया है और हम इस अभी से आप उनके कलाम की तलाश में निकल पड़े। ऐसा शौक है तो लखनऊ में तशरीफ ले जाइए और खुद सुन लीजिए उन्हें जाकर। अजनबी, अभी अभी ये कुछ लोग बैठे गुफ्तगू कर रहे थे नाकिस साहब का, और शेर मेरे कान में पड़ा। मैंने सोचा आपके पास हूँ, आप यहीं तो कुछ लोग बैठे हुए नासिक का जिक्र कर रहे थे, शायर जो नासिक है उनका। किताब वाला कि मैंने अपनी किताबों के इश्तिहार के लिए लोगों को जमा कर रखा है। यह शौक और यह जहालत, सुभान अल्लाह। लेकिन घूम कर फिर हमला करता है अजनबी, यह इतने लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हो गए हैं साहब? किताब वाला गुस्से बेकाबू होकर बोलता है, आप ही की तरह हैं जाहिल। एक जाहिल का कलाम सुनने के लिए जमा हो गए थे। एक जाहिल है, किसे बोल रहा है जाहिल? आपको पता होना चाहिए किस इंसान को बोला जा रहा है। नजीर अकबराबादी को बोला जा रहा है। सुनने के लिए जमा हो गए हैं। अजनबी एकदम सिरपटा कर चला जाता है। लोग कहा लगाते हैं, एक से एक चला आता है। सुबह से दुकान खोलकर बैठे हैं, जो भी है तरह तरह के सवाल लेकर पहुंच जाता है। खरीद फरोख्त की बात कोई नहीं करता। लाहौल वला कुव्वत। मुंशी गंगा प्रसाद किताब वाले के पास आते। अब गंगा प्रसाद आ जाते। किताब वाला, आदाब अर्ज करता हूँ मुंशी जी, मिजाज बखैर, क्या बात है सुनाइए। गंगा प्रसाद बोलते हैं, इनायत साहब, ये आपने किस मकरे को मेरे पास भेज दिया था और किस गरज से भेजा था? जो शायर को एक भेजा था, सौदा को भेजा था, क्यों भेजा था? तो उसको मकरे की बाल रहे, किस मकरे को भेजा? किताब वाला यहाँ बोलने की कोशिश करता है, अजी मैं उन्हें क्यों भेजता? बातों बातों में आपका जिक्र आ गया। उन्हें अपनी किताब छपवाने के लिए सरमाए की तलाश थी, मतलब एक सरमाए की पैसा लगा दे उसकी तलाश थी। भला मेरे पास कहाँ से आए पैसे? बस उनको जी में आई होगी आपसे रुपया मांग ले। गंगा प्रसाद, देखिए मैं तो अब उर्दू फारसी की किताबों से भर पाया। मैंने फैसला किया कि दिल्ली से अंग्रेजी जबान में एक अखबार शाया करूं। शाया मतलब छपाऊं। दिल्ली से कैसा? तो गंगा प्रसाद कौन सा अखबार? अंग्रेजी का अखबार दिल्ली से छपाने की बात किताब वाले से करते हैं, बात करते हैं। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। किसका? अंग्रेजी जुबान में अखबार दिल्ली से, मीन्स दिल्ली से छपाने की बात गंगा प्रसाद कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि आप भी यह धंधा छोड़िए और अखबार और रसाइल, जो रिसाले होते हैं, से काम में लग जाइए। और नया जमाना आ गया है, नए जमाने के मुताबिक आप भी रंग लीजिए और उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए। किताब वाला बोलता है, भाई आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं खुद इस फिक्र में तक कि वतन छोड़ू, दिल्ली जाऊं और अखबार को रसाइल का सिलसिला शुरू कर दूं। मेरे दिल की बात आपने भी कह दी। मेरे भी दिल्ली जाने का ही मन है। गंगा प्रसाद बोलते, अगर आप दिल्ली आ जाते तो आप आगरे से खबरें कौन भेजेगा? नहीं साहब आप यही रहे। हाँ, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आप साहब यहीं पर ही आ जाएंगे तो उसकी आगरे की खबर कौन भेजे? 1 मिनट बच्चों।
मुझे भी दे दो। बाबू उधर जाओ, गो, हाय कर दो, हाय हेलो, गो गो, एक टेक और दे टेक दो। इट, गो। एक मुझे भी दे दो। वहां देखो जाके बाबू, एक और हुबूर, दे गो। दो। एक और सॉरी दे बच्चों भी, 1 मिनट। हम्म, ये लेके उधर जाओ बाबू, गो। हम्म, गो। हाँ सॉरी बच्चों, सॉरी। मगर अब यहाँ पर गंगा प्रसाद कहेगी अगर आप दिल्ली में बच जाएंगे तो यहाँ की जो खबरें हैं कौन देगा, आप यहीं पर ही आगरा में रहिए। किताब वाला, मगर अंग्रेजी जबान के अखबार में गंगा प्रसाद आप बुरासले संदेश खबर उर्दू में भेजिए, तर्जुमे की जिम्मेदारी मेरी होगी। आप उर्दू में भेजते रहिए, उसका तर्जुमा अंग्रेजी में मैं करता रहूंगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये सारी बात गंगा प्रसाद बोल रहे हैं। किताब वाला, क्यों ना एक अखबार उर्दू में भी निकाले, क्यों ना एक अखबार हम उर्दू में भी निकाल ले। गंगा प्रसाद, अमा उर्दू अखबार पढ़ने वाले कितने हैं ना साहब, अखबार अंग्रेजी में ही निकलेगा, उस जबान में जो कल सारा हिंदुस्तान बोलेगा। हाँ, इस कारोबार के सिलसिले में कुछ और लोग से भी बातचीत हुई है मेरी कि अब अंग्रेजी में हम निकालेंगे, क्योंकि आगे हिंदुस्तान की अंग्रेजी जुबान होने वाली है, लोग अंग्रेजी में सारी चीजें पढ़ना चाहेंगे। किताब वाला, मैं कहता है मैं इस फिक्र में था कि अखबार का काम शुरू करने से पहले मेरे सर पर जो एक बार है उसे हल्का कर लेता, जो मेरे सर पर जो बोझ है, पैसा लिया हुआ उधार है, उसे हल्का कर लेता। वह कौन सा, किताब वाला सोच रहा था कि छोटी छोटी चीजें पहले उन्हें छपवा लूं, जो मेरे पास है कुछ छोटी छोटी चीजें उन्हें छपवा लूं। गंगा प्रेस मसलन, किताब वाला, यही मदरसों की चंद किताबें, करीमा माँ मुकीमा आदमनामा वगैरह, मेरे पास 10 रुपए की भी पूंजी नहीं है कि इस काम में लगा सकूं। मेरे पास जो कुछ चीजें हैं मैं उसे छपवाना चाहता हूँ, छोटी छोटी चीजों को, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है, 10 रुपए भी नहीं है जो मैं उसे छपवा सकूं। गंगा, क्यों, दीवाने हाफिज की 250 कापियों में कुछ तो वसूल हुआ होगा। दीवाने हाफिज आया था आपके पास उसे छपवाने के लिए, उसमें कुछ तो वसूल हुआ होगा। किताब वाला साहब, यहाँ आपको गलत फहमी हुई है, मैंने अपने हिस्से की तमाम कॉपियां दोस्त में तकसीम कर दी, दाम किसी से नहीं लिया। मेरी जितनी भी कॉपियां आई थी छप कर, वो सब मैंने अपने दोस्तों को दे दी, कुछ भी पैसा मुझे नहीं मिला। गंगा प्रसाद यहाँ बोलते हैं, और मुझे मेरे हिस्से का पैसा देने के बजाय आपने वाकया 250 कॉपियां बख्श दी। अब मेरा कोई भी दोस्त ऐसा नहीं कि मैं दीवाने हाफिज उसे नज्र करूं। किताब वाला, मेरी जानकारी में यह नहीं तय हुआ था कि नुकसान इस काम में मुझे भी हुआ, मेहनत जाया की गई। अगर आपको इस सिलसिले में कोई गलत फहमी हुई तो ऐसा कीजिए कि आप अपनी कापियां मेरे सुपुर्द कर दीजिए, और जैसे जैसे वह निकलती जाएंगे मैं आपका पैसा देता जाऊंगा। जो आपकी कापियां बची हुई हैं वो आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे बेच दूंगा। ये सारी बात किताब वाला बोल रहा है। गंगा प्रसाद अब बोलते हैं, साहब वह अब क्या निकलेंगी और कौन उन्हें खरीदेगा। अ, बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर से फिनिश करते हैं, पार्ट को। हाँ 1 मिनट, अभी खोल रहे हैं। इसका पार्ट 4 हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत। हाँ बाबू, बस 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 बस, आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, बेटी परेशान कर रही है। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस